फ्रेंड्स, 12th लेखांकन में हम लोग आज ले रहे हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई साझेदार किसी कारणवश फर्म से चला जाता है तो इसे हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। अवकाश ग्रहण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक उम्र हो जाने पर, वृद्धावस्था, गंभीर रूप से बीमार हो जाने पर, अन्य किसी फर्म में चले जाने पर, शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में निवास करने पर, अन्य साझेदारों से मतभेद होने पर। तो ये कारण होते हैं जिनसे एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार की जो वैधानिक स्थिति है, साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि से ना तो फर्म की लाभ हानि में हिस्सेदार रहेगा और ना ही फर्म की संपत्ति दायित्व में उसका कोई हिस्सा रहेगा। लेकिन साझेदार को अपने अवकाश ग्रहण करने की सूचना साझेदार को भी सार्वजनिक रूप से देना पड़ेगी और फर्म को भी सार्वजनिक रूप से देना पड़ेगी कि साझेदार ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया है। और यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में साझेदार जो है दायित्वों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी। एक अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार को कुछ राशियां फर्म से प्राप्त होती हैं, जैसे साझेदार के द्वारा लगाई गई पूंजी। यदि पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है तो अवकाश ग्रहण की तिथि तक का ब्याज, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ में हिस्सा, संचिति कोष में हिस्सा, यदि पिछले वर्ष का कोई लाभ है तो उसमें हिस्सा, यदि साझेदार ने फर्म को ऋण प्रदान किया है तो ऐसा प्रदान किया गया ऋण और उस पर 6% वार्षिक की तिथि से अवकाश ग्रहण तक का जो है ब्याज। यदि अवकाश ग्रहण की तिथि तक का जो लाभ हुआ है उसमें हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ राशियां साझेदार को प्राप्त होती हैं। यदि साझेदारों के जीवन पर बीमा पॉलिसी करवाई गई है तो बीमा पॉलिसी की राशि में से भी हिस्सा उसे मिलेगा। तो कुछ राशियां साझेदार को प्राप्त होती हैं, वहीं कुछ राशियां साझेदार को देना पड़ती हैं। जैसे यदि मान लीजिए पिछले वर्ष की कोई हानि है तो उसमें हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन है, पुनर्मूल्यांकन पर हानि है उसमें हिस्सा। यदि साझेदार ने कोई आहरण किया है तो वो आहरण लौटाना पड़ेगा और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। यदि साझेदार ने फर्म से कोई ऋण लिया है तो वो ऋण चुकाना पड़ेगा, उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। अवकाश ग्रहण की तिथि तक जो है यदि अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म को हानि हो रही है तो उस हानि में हिस्सा भी उसे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ राशियां उसे फर्म को देना पड़ेगी, कुछ राशियां उसे मिलेंगी। इस तरीके से साझेदार की देय राशि की गणना की जाती है। इस देय राशि का भुगतान 3 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, नगद भुगतान। यदि फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ है तो वह नगद भुगतान कर सकती है। यदि फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह उसे किस्तों में एक ऋण खाता खोलकर रकम चुका सकती है। इस ऋण पर उसे ब्याज भी, अदत्त राशि पर ब्याज भी मिलेगा। इसी तरीके से तीसरा तरीका है वार्षिकी द्वारा भुगतान। इसका प्रयोग विशेषतः तब किया जाता है जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है और साझेदार की मृत्यु पर उसे वार्षिकी द्वारा भुगतान, यानी इसमें हर वर्ष की किस्तें चुकाई जाती हैं। इसमें भी अदत्त राशि पर ब्याज दिया जाता है। तो अवकाश ग्रहण पर जब साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है, ऐसी स्थिति में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होता है कि जिस दिन साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है उस दिन फर्म के संपत्ति और दायित्व की क्या स्थिति है। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम लोग एक खाता तैयार करते हैं जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है, फर्म के दायित्व बढ़ रहे हैं यानी नुकसान हो रहा है, तो जो नुकसान है या डेबिट में आते हैं। और इसके अलावा यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है यानी फर्म को फायदा हो रहा है, दायित्व कम हो रहे हैं, फर्म को फायदा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लाभ है, वृद्धि है, यह क्रेडिट पक्ष में आती है। आज हम लोग एक सवाल देख रहे हैं जिसमें विशेष रूप से हम आपको पुनर्मूल्यांकन खाता
ये सवाल दिया गया है पेज 258 पे, क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 13। एग्जाम्पल 13 पेज 258, जिसमें 3 साझेदार हैं, रमेश, सुरेश और महेश, जो 3:2:1 में लाभ हानि बांटते हैं। सुरेश ने 31 मार्च 2018 को फर्म से अवकाश ग्रहण किया। इस तिथि पर उनकी पूंजी 18,000, 15,000 और 12,000 थी। ख्याति का मूल्य 13,500 रुपये आंका गया है। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं केवल पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है, इसके लिए 4 कॉलम आपको बनाना पड़ेंगे। विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसकी जानकारी जो उन्होंने दी है कि मशीन 2400 रुपये से और स्कंद 1600 रुपये से कम कर दिया जाए। तो यदि कोई संपत्ति कम कर दी जाती है तो फर्म को नुकसान है, और नुकसान और हानियां डेबिट में आती हैं। तो विविध संपत्ति खाता से मशीन के मूल्य में 2400 रुपये की कमी हो रही है, स्कंद के मूल्य में 1600 रुपये की कमी हो रही है। इसके अलावा फर्म के पास एक जो उपस्कर था, जिसका पुस्तकीय मूल्य 360 रुपये था, उसे निर्मूल्य माना गया, यानी पूरा का पूरा कम हो गया 360। इस तरीके से 24, 16, 4,360 रुपये की कमी हुई। इसके अलावा एक भवन जो है, भवन का मूल्य 2100 रुपये से बढ़ाया गया। तो यदि कोई संपत्ति बढ़ाई जाती है, उससे फर्म को फायदा होता है। इसका देखा हम लोग क्रेडिट पक्ष में करेंगे। विविध संपत्ति खाता को अमाउंट आ जाएगा 2100। इसके बाद हमने दिया है कि कुछ दायित्व बढ़ाए गए हैं, जिनमें देनदारों पर कुछ संदिग्ध ऋण हैं, यानी जिनके बारे में डाउट है कि वसूल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए 320 रुपये संचिति कोष बनाया गया। तो किसी भी प्रकार का कोष होता है वह दायित्व माना जाता है, और यदि ये कोष बना रहे हैं यानी दायित्व में वृद्धि हो रही है 320। इसके अलावा फर्म के जो लेनदार हैं वह 600 रुपये से बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके से 920 रुपये दायित्व में वृद्धि। तो दोनों पक्षों का जो एनालिसिस देते हैं वह 43 और 9 5,280 रुपये की हानि, 5,280 रुपये की हानि हो रही है, जबकि फर्म को 2100 रुपये का भवन तोड़ाया जा रहा है। तो नुकसान 5,280 का है, और भवन के बढ़ने से 2100 रुपये का फायदा है। नतीजे के रूप में 3,180 रुपये की हानि संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, जिसे हम पूंजी खातों में ट्रांसफर कर देंगे। 2100 की हानि साझेदारों में 3/6, यानी रमेश के हिस्से में आएगी 1590, सुरेश के हिस्से में आएगी 2180 का 2/6 यानी 1060, और महेश के हिस्से में आएगी 2180 का 1/6 यानी 530। थैंक यू वेरी मच।